दिखाने वाले मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, कई हमारे अधिवक्ता पटना से चलकर आए हैं। उनका बिहार शरीफ शहर के विधायक होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और कई हमारे साथी बिहार शरीफ के प्रखर अधिवक्ता हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम में शिरकत किया है जो समाज को एक रास्ता दिखाने वाला कार्यक्रम है और विधि के संबंध में विमर्श चर्चा के रूप में आज किया जाएगा। लेकिन इससे तो मेरा कोई लगाव है नहीं। जब मैं मेडिकल पढ़ता था तो हम लोग को एक सब्जेक्ट 4th ईयर में था जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कुछ न्याय प्रक्रिया की जानकारी मुझे भी दी गई थी, लेकिन वो भी पढ़े बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद है। और समाज को रास्ता दिखाने वाले को मैं विकास का रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये लोग पूरे जानकार हैं और वस्तु स्थिति को समझते भी हैं, बिहार के बदलाव को और देश के बदलाव को। तो मुझे जो दायित्व मिला है, मैं समझता हूं उस विषय में इनको जानकारी नहीं होगी। मुझे एक दायित्व मिला है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का एक दायित्व मिला है और 26 फरवरी से मैं उस विभाग का मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। पूरा विश्व जला हुआ है जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से, और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम ऐसे राज्य के वासी हैं जिस राज्य में 2004 में जब केंद्र सरकार ने समीक्षा की थी वन क्षेत्रों का, तो उस समय 7.62% बिहार में वन क्षेत्र थे। लेकिन एनडीए की सरकार ने नालंदा के लाल बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में जो सरकार बनी, वन क्षेत्र बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन लगातार उन्होंने प्रयास किया और 2024 में जो समीक्षा हुई तो बिहार का वन क्षेत्र 12.65% और हरित क्षेत्र 2.5% था। टोटल मिलाकर 15 से ऊपर हरित क्षेत्र बिहार का हो गया। आप सभी जानते हैं हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भविष्य को पहले ही परख लेते हैं। उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस के दिन एक नारा दिया, एक पेड़ मां के, और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ पेड़ लग गए और बिहार में भी 4 करोड़ 26 लाख उस नारे के बाद। जब मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया तो हमने भी एक संकल्प लिया कि हम 2028 तक 17% हरित बिहार बनाएंगे। लेकिन उस संकल्प को पहले पूरा करने के लिए हमने एक नारा दिया, हर रविवार पर्यावरण के नाम, एक पेड़ कभी मां के नाम, कभी एक पेड़ कभी पिता के नाम, कभी भाई के नाम, कभी मोहल्ला वासियों के नाम, कभी गुरुजी के नाम, अनवरत पेड़ लगाते जाएं ताकि बिहार को जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचाया जाए। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। फॉरेन में तो आजकल चलन हो गया है ट्री हगिंग का, लोग ट्री को गले लगाते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए। अपने को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी 3-4 दिन तक जंगल में जाते हैं ताकि उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। ऐसे परिवेश में सभी
अधिवक्ता साथियों से भी आग्रह करेंगे, सम्मानित गार्जियन से भी आग्रह करेंगे, ये संवाद बिहार के जन जन पे पहुंचाएं, क्योंकि ये विभाग जन भागीदारी का विभाग, जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक पौधे नहीं लगाएंगे। आप सभी जानते हैं विगत 3-4 दशक से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, जिसके कारण लोगों ने पेड़ों को काट दिया। जो पेड़ ऑक्सीजन दे रहा था वो पेड़ कट गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जलवायु परिवर्तन होने लगा। औद्योगिकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखते होंगे कि उद्योग जो लगते हैं उसमें उसका बैरल जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसको 50 फीट 100 फीट ऊपर लगाया जाता। क्यों? इसीलिए कि वो हल्का होता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का परत है वायुमंडल में वो धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है, जिसके कारण जो सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर आती है वो फिर जाती नहीं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हम लोग जब पशुधन पालते हैं, आजकल पशुधन पालने का चलन बहुत हो गया, जैव विविधता खत्म हो गया। प्रकृति ने बहुत तरह के जीवों को पृथ्वी पर लाया था, लेकिन उसको हम लोगों ने संरक्षित नहीं किया, जिसके कारण इम्बैलेंस हो। क्योंकि अगर हम लोग को बचना है तो प्रकृति ने जितने जीवों को लाया उसको भी बचाना पड़ेगा और पौधों को भी बचाना। जो हम लोग गौधन पालते हैं वो मीथेन गैस निकालती है, और मीथेन गैस भी हल्का होता है, वायुमंडल में जाके जमा हो जाता है। जो प्रदूषण के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं ताकि कोई भी गाड़ी ज्यादा इमिशन न करे, इन सब का महत्व यही है कि किसी भी तरह पर्यावरण को संरक्षित रखना है तो प्रदूषण को कम करना होगा, पेड़ लगाना होगा और आने वाले अपने भविष्य को सुरक्षित करना होगा। तो मुझे लगता है कि और हम अपने अधिवक्ता साथियों को तो बता नहीं सकते थे, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 2005 में 24 नवंबर को सरकार मेरी बनी थी। उसके पहले गड्ढों का बिहार था, अंधेरों का बिहार था, आतंक का बिहार था, अपहरण का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, सामूहिक नरसंहार का बिहार था, लाठी में तेल पिलावन का बिहार था, और चरवाहा विद्यालय का बिहार। उस बिहार को इतने कम समय में बदलना इतना कठिन कार्य था, लेकिन एनडीए की सरकार में बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने बिहार को बदलने का काम किया। अब 24 घंटे में 22 घंटे बिजली भी रहती है। गड्ढों का बिहार 4 लाइन 6 लाइन में बदल गया। जहां अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा हुआ करता था, अब मरीजों की कतार है। जहां बिहारी कहलाना अपमान की बात थी, अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। जहां पहले बिहार में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, और वो भी मेडिकल कॉलेज जिसमें मैं भी पढ़ा था, कोई 90 और 2005 के बीच में नहीं बना था, वो सभी 80 दशक के पहले बने हुए थे। अभी 27 मेडिकल कॉलेज का जाल है। लोग कहते थे कि विश्व के सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में पर्यटक आते हैं तो गोवा में आते हैं,
लेकिन 2024 में जब समीक्षा किया केंद्र सरकार ने, तो सबसे ज्यादा पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो राजगीर और बुद्ध गया। आज देश 7.2% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है और बिहार 14.4% से ग्रो। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया है। पहले के प्रधानमंत्री वर्तमान में उलझे रहते थे, वर्तमान कठिनाइयों में उलझे रहते थे, लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उस संकल्प को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बिहार चलने के लिए तैयार है। आगे 2 महीने बाद चुनाव है। आप लोग जागरूक मतदाता हैं, सम्मानित नागरिक हैं और पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो ये विकास की कड़ी टूटे नहीं, यही आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।